जो डिसऑर्डर है इसका स्पेसिफिक कोई नाम वगैरह भी है? जी, इस डिसऑर्डर का नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ये ASD इसको कहते हैं। ऑटिज्म बेसिकली एक डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। अमूमी तौर पे आप देखेंगे कि जो भी ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है उसका आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं होता और आप देखेंगे कि उनका नेम रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता। उनके अंदर आप ये देखेंगे कि इमोशंस को एड्रेस करना वो मुश्किल हो जाता है। हैप्पीनेस है, एंगर है, फियर है। क्या ये बच्चे नॉर्मल होते हैं कि अब नॉर्मल वाली साइड पे चले जाते हैं? देखिए, हम लोग इनको नॉर्मल तो कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है। जब हम कहते हैं ना कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम का डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम में अगर आपके पास 4 बच्चे सामने खड़े हैं ना और चारों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, चारों के साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। ये एक डिसऑर्डर है, इसको बीमारी नहीं कहा जा सकता। जी एग्जैक्टली, एक डिसऑर्डर है और ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि ये आपको बाय बर्थ होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बच्चों की जो कि बहुत छोटी एज से ही जिनके रवैयों में और ज़हनी तौर पे हमें डिसऑर्डर नज़र आता है। ऐसे बच्चे जो एक सोशल गैप में रहते हैं, जो किसी से घुलते मिलते नहीं हैं या बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं और रवैया हमें उनका कुछ बाकी बच्चों से डिफरेंट लग रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो इतनी ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है और कुछ बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो भी कुछ ऐसी एडवाइस कर देते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इसके मसले हल हो जाएंगे। लेकिन बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये किस एज से ही सिलसिला शुरू हो जाता है और हमें किस एज से इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्या इसके लिए कोई मेडिकेशन हैं, क्या कोई थेरेपीज़ हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मोहम्मद हाशिम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं और इस बीमारी को क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, इस जो डिसऑर्डर है इसका स्पेसिफिक कोई नाम वगैरह भी है? जी, इस डिसऑर्डर का नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ये ASD इसको कहते हैं। ऑटिज्म बेसिकली एक डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। अच्छा, जो ये ASD होता है जिसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, इसमें सोशल कम्युनिकेशन बच्चों की वो काफ़ी वीक होती है और साथ ही साथ उनके रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं और रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं और साथ ही साथ एक रिस्ट्रिक्टेड उनका बिहेवियर भी होता है जो वो करते हैं। अमूमी तौर पे आप देखेंगे कि जो भी ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है उसका आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं होता और आप देखेंगे कि उनका नेम रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता। वो बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, वो किसी से बात नहीं कर पाते, वो अपनी बात किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाते और उनके अंदर आप ये देखेंगे कि इमोशंस को एड्रेस करना वो मुश्किल हो जाता है। हैप्पीनेस है, एंगर है, फियर है, ये इमोशन वो एड्रेस नहीं कर पाते। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं और साथ ही साथ उनकी ना एक सेमनेस के ऊपर एक फोकस होता है कि उनकी रूटीन जो है ना वो चाहते हैं कि हमारी एक ही रूटीन फॉलो हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे आर स्टैकिंग एक स्टैकिंग ब्लॉक कर रही है एक्टिविटी, तो वो वही एक्टिविटी करते रहेंगे। क्या ये बच्चे नॉर्मल होते हैं कि अब नॉर्मल वाली साइड पे चले जाते हैं? देखिए, हम लोग इनको नॉर्मल तो कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि जिसको आप ट्रीट कर दोगे, इसको क्योर कर दोगे, ये किसी कोई रेमेडी नहीं है। इसका ये है कि ये आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगा। इसके लिए थेरेपीज़ यूज़ होती हैं जो कि आपकी लाइफ को मैनेजेबल कर देती हैं, आपको ऐसा बना देते हैं कि आप अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजार सकें। तो ये एक डिसऑर्डर है, इसको बीमारी नहीं कहा जा सकता। जी एग्जैक्टली, एक डिसऑर्डर है और ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि ये आपको बाय बर्थ होता है, ठीक है। और आपके डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, इसमें लैंग्वेज के डिलेज होते हैं, आपके रिसेप्टिव लैंग्वेज जिसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जिसमें आप एक्सप्रेस करते हैं ना, तो इसमें आपकी इश्यूज आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जो कि एपिलेप्सी जो होती है उसके साथ भी होता है। तो ऑटिज्म के बहुत से एपिलेप्सी के बारे में तो ये नहीं कहा जाता कि 16-17 साल का जब बच्चा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ना एपिलेप्सी जो है कोमॉर्बिड में आ जाता है। देखिए, उसका जो DSM का जो क्राइटेरिया है ना उसमें फॉलो आउट नहीं करता, लेकिन एपिलेप्सी साथ साथ हो सकती है बच्चों में। आप देखिए, जब हम कहते हैं ना कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम का डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम में अगर आपके पास 4 बच्चे सामने खड़े हैं ना और चारों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, चारों के साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। हाँ, उनके जो अलामात होंगी जैसे आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा और रेपिटेटिव एक्शन और बिहेवियर है वो होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि एक कोई हाई फंक्शनिंग होगा,
किसी का इंटेलेक्चुअली वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कोई बहुत लाइक होगा, कुछ किसी कोई वर्बल भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि चारों बच्चे जिनको ऑटिज्म है हर कोई डिफरेंट होगा, क्योंकि ये एक स्पेक्ट्रम में डिसऑर्डर है। स्पेक्ट्रम में हर किसी के साइंस एंड सिम्टम डिफरेंट होते हैं। तो एपिलेप्सी की जैसे आप बात करिए, तो एपिलेप्सी जो है कुछ बच्चों में वो भी उनके अंदर वो डिसऑर्डर आ जाता है और उनके अंदर वो चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। जी, किस एज से इसकी जो सिम्टम्स हैं वो नुमायाँ होना शुरू होते हैं? अच्छा, ऑटिज्म के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ना, वो 1 ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों में नेम रिस्पॉन्स का इशू आ जाता है, पेरेंट्स कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमारी बात नहीं मान रहा, कंप्लाइंस नहीं शो कर रहा, और जब हम उनको बुलाते हैं तो हमारे नेम का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। साथ ही साथ आप उनको देखेंगे कि वो स्पिनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वो साथ साथ स्पिन हो रहे होते हैं, वो अपने हैंड्स को फ्लैप कर रहे होते हैं, फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑटिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, ये तो मैंने अभी आपको बहुत बेसिक से बताए हैं, लेकिन अगर हम इसकी पूरी DSM के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैं। और जो आपका सवाल है कि साइंस कब से आना शुरू हो जाते हैं, तो 1 ईयर की उम्र से आना शुरू हो जाते हैं, और 2.5 साल की उम्र में आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि बच्चे में ऑटिज्म है कि नहीं है। जी। अच्छा, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें ये था कि 68 बच्चों में एक बच्चा जो है वो लाजमी इस डिसऑर्डर का शिकार रहता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। फिर तो इसकी रेशो बहुत ज़्यादा नहीं होगी? देखिए, ऑटिज्म के वाले से ना पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, और उस अवेयरनेस की वजह से ये हुआ है कि अब रिसर्चेस भी हो रही हैं। जैसा कि अभी आपने रिसर्च के बारे में बताया, एक और रिसर्च है वो कहती है कि 44 में से एक चिल्ड्रन को बेसिकली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। तो इसके बारे में ना देखें, लोगों के अंदर अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, और अब ये इसका रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों को पता चल रहा है कि ऑटिज्म भी एक डिसऑर्डर है, इसको ट्रीट करना चाहिए। लोग कह देते हैं कि साई लोग होते हैं, मतलब हमारी कम्युनिटी में पता क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये लोग डिफरेंट हैं, ये लोग तो साई हैं, मतलब हमारे अंदर ना एक्सेप्टेंस नहीं है एज अ सोसाइटी। तो हमने इनको अपने माशरे के अंदर लेकर आना है और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है जहाँ पे ये भी रह सकते हैं। देखिए, हमने इनको अपॉर्चुनिटी देनी है, हमने इनको भी जॉब्स देनी है। एट द एंड ऑफ द डे ये भी तो हमारे साथ ही है ना, ये भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इनको भी हमारी सोसाइटी में इंक्लूड करना चाहिए। आप कैसे ऐसे बच्चों की ट्रीटमेंट करते हैं? कोई मेडिकेशन करते हैं या क्या, किस तरह के? देखिए, ऑटिज्म का ना 2 तरह का इलाज है, एक तो थेरेपी है और दूसरा मेडिकेशन है। मेडिकेशन को वी डोंट प्रेफर, क्योंकि अगर हम चिल्ड्रंस को मेडिकेशन की तरफ लगा देंगे ना तो वो उनकी एडिक्शन भी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली उनको लेके जाएं और थेरेपीज़ की तरफ आते हैं। ऑटिज्म के हवाले से स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, जिसको ABA थेरेपी कहते हैं, ये एक बहुत। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या? जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सेंसरी इश्यूज पे डील करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था ना, बच्चे स्पिनिंग मूवमेंट कर रहे हैं, बच्चों के अंदर फ्लैपिंग है, ठीक है, आईज को रोल कर रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर सेंसरी इश्यूज होते हैं कि अगर वो किसी ब्राइट लाइट में जा रहे हैं ना, तो उनको होता है कि ब्राइट लाइट की वजह से वो तंग होते हैं, उनके टेंट्रम आना शुरू हो जाता है, उनका मेल्टडाउन आना शुरू हो जाता है। तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनके इन चीज़ों को डील करता है। एक जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होता है वो उनके बिहेवियर्स पे डील करता है कि बच्चा जो है अपने माँ बाप का कहना नहीं मान रहा, तो हमने उसको वो चीज़ सिखानी है, उसको इंडिपेंडेंट करना है। और वो कैसे करना है? थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम बच्चे को, अगर वो एक अच्छा बिहेवियर शो करता है, हम उसको कोई एक रीइंफोर्समेंट दे देते हैं, जैसे एक टॉय हो गया, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। सो वी ट्राई कि हम बच्चों को पॉजिटिवली लेके चलें। तो बिहेवियर थेरेपी का ये काम है। और जहाँ तक बात की है मैंने स्पीच थेरेपी की, स्पीच थेरेपी में आपके रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज पे काम होता है कि कुछ बच्चे नॉन वर्बल भी होते हैं, लाइक ए सेट स्पेक्ट्रम में है डिसऑर्डर, तो वेरी करते हैं सिम्टम्स। तो जो बच्चे नॉन वर्बल हैं उनको स्पीच लेकर आना, उनको गोल सिखाना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है ना, इसमें एक IEP बनता है, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। जो IEP होता है, IEP में बच्चे के सब गोल्स लिखे होते हैं। बिहेवियर का अलग बनता है, स्पीच का अलग बनता है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अलग बनता है। उन गोल्स पे उनकी प्रेजेंट फंक्शनिंग होगी कि बच्चा अभी किस लेवल पे है, फिर उसके हम गोल्स बनाएंगे कि हमने आगे इन 3 महीनों में क्या काम करना है। उनको वो स्किल सिखाए जाएंगे जिसकी वजह से वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें। ऐसे बच्चों को कितने सेशन आप देते हैं और कितना अरसा में वो आपकी तरफ से जो है थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है? देखिए, लाइक आई सेड, ये एक लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। इसको अगर हम कह देंगे ना कि हम 1 महीने में सेशंस देंगे बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, और ये एक मैजिकल वैंड नहीं होता कि हम ऐसे करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। थेरेपी इज़ अ प्रोसेस, और थेरेपी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चलना चाहिए, और हम इसको ये डिफाइन नहीं कर सकते 1 महीने में बच्चा सही हो जाएगा या 2 महीने में। हाँ,
2 महीने में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, लेकिन इफ़ यू विल से कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम फुली ट्रीट हो गया तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइक आई सेड ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज़, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो टाइम लगता है। तो हमने एज ए थेरेपिस्ट हमने उनके स्किल सिखाने हैं जिसकी वजह से वो एक इंक्लूसिविटी की तरफ आएँ, हम एक सोसाइटी को इंक्लूसिव बना सकें, बच्चे इस मुआशरे के अंदर रह सकें। तो ये हमारा गोल होता है। अच्छा, आप ऐसे लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या कन्वे करना चाहेंगे जो नहीं कोई ट्रीटमेंट करवा सकते लेकिन ऐसे बच्चे उनके पास हैं, तो घर में वो क्या थेरेपी करवा सकते हैं, क्या एक्सरसाइज ऐसी हो सकती है? एग्जैक्टली देखें, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ना, इसके लिए सिर्फ थेरेपिस्ट का होना ज़रूरी नहीं है। आपके पेरेंट्स भी, आपके केयर गिवर्स भी है ना, वो भी थेरेपिस्ट का रोल अदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर थेरेपिस्ट नहीं है, यहाँ पे बच्चा आता है थेरेपी करने, तो वो 2 घंटे के लिए आ रहा है, तो घर में तो वो 22 घंटे हैं, तो 22 घंटे उसको किस तरह टैकल करना है वो माँ बाप का काम है। अब माँ बाप ने कैसे करना है, माँ बाप को चाहिए कि वीडियोज़ देखें, देयर आर सेवरल वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब, आप यूट्यूब पे देखें। अगर आप नहीं बात कर, आप थेरेपिस्ट के पास जाएँ, आप उनसे ट्रेनिंग लें और उसको इम्प्लीमेंट करें घर में। देखिए, एक टेबल एंड चेयर आपके पास, सबके पास होता है, ठीक है, आप उनको स्किल्स घर में भी सिखा सकते हैं। देखिए, दैट्स एक्सक्यूज कि हम जो है थेरेपिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते और हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, एज ए थेरेपिस्ट हमारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, हम खुद स्किल सीखें और वही हम घर में सिखाएं बच्चे को। देखिए, जो चीज़ें अगर एज ए थेरेपिस्ट हम बता रहे हैं तो हमने उनको कैसे सिखानी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने बताया कि 2.5 साल से बच्चों में ये नुमायाँ होने शुरू होते हैं सिम्टम्स, तो किस एज तक जाके बच्चा जो है वो बिल्कुल आपको लगता है कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारने लायक हो जाता है? लाइक आई सेड कि ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ना, ये एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, तो इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस एज में बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चा। तो 2.5 साल में जब सिम्टम्स आते हैं ना, हाँ 14-15 साल में आप उसको थेरेपीज़ के थ्रू इतना ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट गुजार सके, ठीक है। बट देयर इज़ नो श्योरिटी इन इट, कि हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि बच्चा जो है 17-18 साल में या 14-15 साल में वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लाइक आई सेड, स्पेक्ट्रम में है तो वेरी करेगा सिम्टम्स। तो अगर एक बच्चा जो कि हाई फंक्शनिंग है, जिसको हम माइल्ड ऑटिज्म कहते हैं, अगर उसके साथ अगर हम उसकी थेरेपीज़ इफेक्टिव करते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट आती है, घर वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उससे ये होगा कि उसकी इम्प्रूवमेंट जल्दी आ जाएगी, लाइक 9 ईयर्स में आ जाएगी, 8 ईयर्स में आ जाएगी। तो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट भी गुजार सकता है और हम लोगों के साथ गुजार सकता है, वो अपनी एजुकेशन भी कर सकता है। जी जी। अच्छा, एपिलेप्सी के बच्चों को, जो पेशेंट्स हैं, उनको किन किन चीज़ों का पेरेंट्स को खासतौर पे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एपिलेप्सी का अटैक कभी भी हो सकता है? एग्जैक्टली। तो क्या क्या चीज़ों को, उनको बच्चे को किस तरह से लुक आफ्टर करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो एपिलेप्सी है ना, एपिलेप्सी के लिए पेरेंट्स का ना तहम्मुल होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के अंदर पेशेंस नहीं है हमारे, वी डोंट हैव पेशेंस इन आवर लाइफ। हम पता क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा आ जाए ना ऐसा, तो बहुत पैनिक कर जाते हैं पेरेंट्स। सबसे पहले तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने पेशेंट रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए भी थेरेपीज़ होती हैं, आप थेरेपी की तरफ लाएं बच्चों को, थेरेपी से इम्प्रूवमेंट आती है, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आप मेडिकेशंस की तरफ ले जाएंगे ना, हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि मेडिकेशंस लेनी ही नहीं चाहिए। कुछ बच्चों को जो कि सवेयर होते हैं ऑटिज्म में भी, तो उनको भी मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है टू एन एक्सटेंट, ताकि उनके बिहेवियर्स मैनेज हों। तो लेकिन जब आप उनको ज़्यादा उनका इन्हिसारी मेडिकेशन पे कर देंगे, तो फिर बच्चे जो हैं उनके अंदर वो स्किल्स नहीं आते हैं। अच्छा, मैंने एक बच्चा देखा, बच्ची थी जिसे एपिलेप्सी के अटैक होते थे। पहले तो कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा था, और ऐसा होता था कि एकदम वो बेहोश होती थी और 3-3, 4-4 दिन बेहोश रहती थी, 5वें दिन जाके उसको होश आता था। फिर डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि इसको एपिलेप्सी है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं? एग्जैक्टली, ऐसे भी होते हैं। एपिलेप्सी तो एक डिफरेंट डिसऑर्डर है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिफरेंट है। ये जब कोमॉर्बिड में आ जाए ना, तब भी बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं कि एक तो बच्चों के अंदर बिहेवियर इश्यूज भी हैं, और साथ अगर उनको एपिलेप्सी भी है तो वो और ज़्यादा मसला क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए लाइक आई सेड, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की तरफ से भी, और थेरेपीज करवाएं। बाय बर्थ है, ऐसा नहीं है कि कोई चोट वगैरह लगी, कुछ ऐसा हो गया? एग्जैक्टली। तो जी हाँ, लाइक आई सेड कि ये जो होते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, और इसमें आपका जो बर्थ होता है ना, वो बहुत बर्थ से ही आपको शुरू हो जाता है। आपकी ब्रेन्स, जैसे हमारा ब्रेन है ना नॉर्मल, तो उनका जो ब्रेन है वो डिफरेंट है। और हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये जो हैं लाइक आई सेड, लोग कहते हैं ना कि पागल हैं, साई लोग हैं, ये चीज़ें हमने नहीं कहनी। हमने कहनी कि उनकी ब्रेन में बेसिकली एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनका ब्रेन डिफरेंट है हमसे। लाइक आई सेड, जो डिसऑर्डर होता है ना, वो होता है कि जब किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं होता वो डिसऑर्डर होता है। तो उनके अंदर ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने इस एज ए मुआशरा हमने ये समझना है इन चीज़ों को और इसको आगे लेके जाना। कोई ऐसे टेस्ट वगैरह भी हैं कि उस एज तक पहुंचने से पहले अगर पेरेंट्स कुछ टेस्ट वगैरह करवा के किस तरह की तरफ जाएं कि बचा जा सके किसी भी मुश्किल से? जी बिल्कुल, ऑटिज़म के लिए टेस्ट होते हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं,
और उससे ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि बच्चे को किस लेवल पे ऑटिज्म है। ऑटिज्म के 3 लेवल्स हैं, माइल्ड है, मॉडरेट और सीवियर है। अच्छा, जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म होता है जिसको पहले एस्पर्जर सिंड्रोम कहते थे, जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के साथ बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है और वो उनका IQ ऐसा होता है कि वो नॉर्मल बच्चों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना उसके लिए असेसमेंट टूल्स होते हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। कार्स एक ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से तशखीस हो जाती है कि इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। लाइक आई सेड वेरी करता है, फिर अगर जब माइल्ड पे है, मॉडरेट पे है, सीवियर पे है, थेरेपी की मोडालिटी डिफरेंट हो जाती है और वो जो IP का प्लान जो मैं बात कर रहा था वो भी उसके हिसाब से बनता है बच्चे के, जो लेवल होगा हमने उसके लेवल के हिसाब से काम करना। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। जितना ज़माना एडवांस होता जा रहा है उतनी ही बीमारियां भी एडवांस होती जा रही हैं, तो हमें एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बच्चों के मामले में एहतियात करनी चाहिए, उनके एक एक हरकत में नज़र रखनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर किसी भी बड़ी बीमारी या मुश्किल से बचा जा सके। इसी के साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।